क्लास को स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.2। लिख रहा है यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग ज्योमेट्री के रिगार्डिंग, तो ज्योमेट्री क्या कहती है अपने को कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें अगर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और अगर मैं ट्रायंगल की साइड को L मान लेता हूं, लेंथ ऑफ साइड किसके इक्वल मान लूं, L के, तो L L और L बनेगी अपनी, है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड की बात करें तो क्या बनेगी, L L और L बनेगी। तो पेरीमीटर होता है अपना सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर को डिनोट करते हैं अपने P से, यहां लिखते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल साइड्स। तो P का P रहेगा, साइड्स हमारे पास टोटल कितनी है, 3, तो L प्लस L प्लस L इट गिव्स 3L। यानी पेरीमीटर ऑफ, अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो अगर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 3L। अब L कुछ भी हो सकता है, मान लिया मैंने आपको ये कह दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, इट मींस P इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको यही कह देता हूँ 6.5 सेंटीमीटर की है मेरी, तो आप क्या करोगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 इट गिव्स 19.5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर की है, तो 11 3 जा 33 सेंटीमीटर। तो आपने सिंपली क्या याद किया, फॉर्मूला, है ना, किसका एक्सप्रेशन देखा हमने, पेरीमीटर रिगार्डिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है P इज इक्वल्स टू 3L, P इज इक्वल्स टू 3L होता है। इट मींस L रिप्लेस करेगा अपना गिवन डिजिट से, मल्टीप्लाई करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। फर्स्ट लॉ देखा हमने पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट बात करूं, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बेस पर, है ना, हमें ये पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर की बात तो वो सिंपल सी एक ही जगह अटकती है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर के पेरीमीटर की बात की जाए तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या कहता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इक्वल लेंथ को अगर हम लोग क्या मान लें, L माने, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू साइड। साइड को हमने L माना तो 4L, अगर मैं साइड को A मानता हूं तो 4A। ये बन जाएगा मेरे स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में गिवन मिलता है मुझे कि पेरीमीटर साइड जो है 6.5 सेंटीमीटर की है, इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 6.5 इट गिव्स 26 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि मेरे स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड 11.5 सेंटीमीटर है, इट गिव्स 46 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग, यानी हम करते क्या जा रहे हैं, फॉर्मूले का बेस बनाते जा रहे हैं, है ना, अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं। और अलजेब्रा मींस क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल वैल्यू। नॉन वेरिएबल कह दें या कांस्टेंट वैल्यू कह दें, बात एक ही थी अपने पास में। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो हमें ये पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में हमारे पास ओवरऑल 2 टाइप्स की साइड्स होती है। फर्स्ट इज नोन एज लेंथ एंड सेकंड वन इज ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं लेंथ को L से डिनोट करूं, ब्रेथ को B से डिनोट करूं, तो पेरीमीटर P किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी L प्लस B प्लस L प्लस B। देयरफॉर L 2 टाइम है तो 2L प्लस 2B बनता है अपना, है ना। तो हमने 2 को कॉमन निकाला, बचा रिमेनिंग ब्रैकेट में L प्लस B। इट मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विद L प्लस B होता है। अगर हमें क्वेश्चन में लेंथ मान लिया 4 सेंटीमीटर गिवन दे दी, ब्रेथ मान लिया मैं 3 सेंटीमीटर गिवन दी, देन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू हो जाता है 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 3। तो 2 4 प्लस 3 मिलके बना आपका 7, और 7 और 2 हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्ट मिल चुका है हमें। यानी हमारा यूज क्या हुआ, अलजेब्रा को यूज करने का यूज क्या रहा, है ना। मतलब उसको यूज किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा ना। तो हमें बार बार हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उसी काम को थोड़े शॉर्ट मेथड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां तक हमने पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इन सब चीजों को देखा। अब अगर मैं अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग चलूं, मैं अगर अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग चलूं तो अर्थमेटिक क्या कह लेगी मेरी। अब कहोगे अर्थमेटिक क्या है, तो हमने जो प्रॉपर्टीज यूज की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, याद आया कुछ इंटीजर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, बस उन्हीं का यूज करूं अगर मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी अपनी, कि अगर मैं 3 में 4 को ऐड करूं या 4 में 3 को ऐड करूं, दोनों कंडीशन में रिजल्ट मेरे पास 7 ही मिलता है। यही था। तो क्या हम इसको अलजेब्रा की फॉर्म में लिख सकते हैं? नो डाउट लिख सकते हैं। देखो, अगर मैंने 3 को A माना, 4 को B माना, तो A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए बी लिखा जा सकता है। A प्लस बी को B प्लस ए के इक्वल भी लिखा जा सकता है। अब मर्जी जो वैल्यू देखो, यहाँ तो मैंने 3 प्लस 7 और 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 का एक एग्जाम्पल दे दिया। A प्लस बी और B प्लस ए करने से हमारे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लिया आपको A को दे दिया 11 और B को दे दिया 12, तो आपको 11 प्लस 12 और 12 प्लस 11 बात एक ही होती है। इधर भी 23 मिलता है, इधर भी 23 मिलता है। ठीक है, तो चाहे A प्लस बी लिखूं चाहे B प्लस ए लिखें, बात दोनों कंडीशन में एक ही बनती है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन थी अपने पास में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि जब कभी हमने एडिशन की बात की, और एडिशन में केवल एक सिंपल एग्जांपल लेके अगर मैं बात करता हूं, 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 को, तो उल्टा सीधा कैसे भी लिखो, दोनों कंडीशन में 7 ही बनता है। तो मैं इस चीज को एक फॉर्मेट बना दिया हमने, और इस फॉर्मेट को दे दिया हमने A प्लस बी और B प्लस ए, वेयर A एंड B आर टू वेरिएबल्स, दोज show the commutative property over addition। अगर मैं वही बात करता हूं आपके लिए मल्टीप्लाई के रिगार्डिंग, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करूं, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, और यहां इसी को कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। नहीं, जहां हमने एडिशन की प्रॉपर्टी लगाई थी वहां हमने इस बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, आंसर तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा भी 12 ही होता है। ठीक है, यहाँ सेकेंडली बात करें अगर हम लोग, तो A मल्टीप्लाई विद B एंड B मल्टीप्लाई विद A, बात तो वही है। 11 को चाहे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे,
आंसर दोनों कंडीशन में सेम आता है, दैट इज 132। दोनों कंडीशन में मुझे आंसर सेम ही मिलता है। ये बात कर रहे हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसी को लेके चलता हूं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, बांटना, है ना। ये प्रॉपर्टीज हम लोग इंटीजर वाले चैप्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रॉपर्टी क्या थी क्या नहीं थी उससे रिलेटेड क्वेरी कोई नहीं होगा कि ये मेरे को ये डाउट है, प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, है ना। हम लोग केवल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना कि अलजेब्रा में उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या कहा था हमने, बांट दिया था, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने लिखा देखो 3 मल्टीप्लाई विद 120। तो आप क्या करते थे कि सर पहले 120 को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 20 लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। फिर हमने क्या किया था, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके 300 बनाया था, और फिर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 यानी 60 बनाया था। ओवरऑल ऐड करने पर 360 बन गया था। यानी इस प्रॉपर्टी को हमने कैसे लिखा था कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई विद b जो था अपना, उसको हम लोग लिखा जा सकता है a मल्टीप्लाई विद b प्लस c। ये जो फॉर्मेशन था इसको हम लिख सकते थे a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। हमने a को b से भी मल्टीप्लाई कर दिया था और a को c से भी क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यानी हमने इसको ओवरऑल क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a को इसके पास भी बिठा दिया और a को इसके पास भी बिठा दिया। ठीक है, वही काम हमने यहाँ किया। अब इस काम को करने के लिए तो मुझे बार बार याद करना पड़ेगा, है ना। बट इससे कंपेरेटिवली आसान ये काम मुझे मिला। देखो मैं लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7। ठीक है, इट मीन्स ये a बना, ये b बना और ये c। यानी पहले 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 4 जा 12 और 7 3 जा 21, दोनों को ऐड कर दिया 33। आंसर मिल गया हमें। हमारा आंसर कितना आया, 33। ये बनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को करूं एसोसिएट में लेके चलूं, अगर मैं क्या करूं, इसी प्रॉपर्टी का यूज एसोसिएटिव के रूप में करूं। अब एसोसिएट क्या होता है बेटा, यानी पेयर्स रीग्रुपिंग बनाने अपने, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, मान ले लिखा मैंने a प्लस बी प्लस सी। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था बेटा कि a प्लस बी प्लस सी, बात एक ही है ना। मैंने लिखा देखो 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी a मेरा कितना हुआ 3, b किसके इक्वल आया 4 के, और c इक्वल हुआ मेरे 5 के। अब पेयरिंग चेंज कर देते हैं इसकी। मैंने लिखा 3 प्लस 4 प्लस 5। फर्स्ट केस में क्या होगा मेरे कि 3 प्लस 4 और 5 मिलके बन गया आपका 9 और ये बना 12। फाइनल आंसर मिला हमें 12, चाहे पेयरिंग कैसे भी कर दो। सेकंड केस में हमने देखा 3 और 4 को पहले मैंने ऐड किया तो बने 7 प्लस 5 और 7 और 5 टुगेदर 12। तो मैंने क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया, यानी ग्रुपिंग बदल दी उसके क्या कर दिया हमने, ग्रुप्स कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लें इसी चीज का। अगर मैं आपको ये देता हूं कि a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 11 और c इज इक्वल्स टू 12। 10, 11 और 12 करें रीग्रुपिंग इसकी। रीग्रुपिंग करते मुझे क्या मिलेगा कि 10 प्लस 11 का पेयर बना और ये प्लस 12 हुआ। इनको ऐड किया तो देखो 10, ये मिला 23, ये बना 21 प्लस 12, इन दोनों को ऐड करते बना 33,
इन दोनों को ऐड करते बना 33। 33 और 33 आपस में इक्वल ही होते हैं। तो चाहे रीग्रुपिंग में 2 पेयर्स का इक्वल बनाओ चाहे 3 पेयर्स के इक्वल बनाओ, कहीं कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। टॉपिक को विदाउट इंटरप्शंस बात करते हैं 11.1 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, साइड कितनी दी कि लिखा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एल। क्या दी, साइड की लेंथ हमें एल दी। ये कह रहा है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या लिखा था हमने, P। इक्विलेटरल के लिए क्या होता है 3L। फर्स्ट स्टेटमेंट आज का यही था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स यानी L प्लस L प्लस L। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही सीखा था 3L, है ना। चलो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से बहुत आसान दे रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद 5 है। The side of a regular hexagon is denoted by L। हेक्सागन है जिसकी साइड हमें L दे रखी है, तो वो लिखा लेंथ ऑफ हेक्सागन। हेक्सा मीन्स होता है 6, हेक्सागन साइड इज इक्वल्स टू L। इसने भी क्या कहा है, पेरीमीटर पूछा है। हेक्सा का मतलब क्या होता है कि 6 साइड वाला फिगर, तो पेरीमीटर किससे डिनोट करेंगे, P से। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल में साइड्स थी अपने पास 3, तो हमने लिखा 3L, और हेक्सागन में साइड्स होती है 6, इट मींस 6L। वही कब बात कर रहा है ये, केवल हेक्सागन भी वो कंडीशन में जब हेक्सागन की साइड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। लेंथ ऑफ हेक्सागन्स आर इक्वल, इट मींस रेगुलर हेक्सागन। इट मींस रेगुलर हेक्सागन जब होगा तो ये बनेगा 6L। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आई थिंक बात समझ में आ रही है सबके, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन हमारे पास में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। एक क्यूब जो होता है वो 3D शेप्ड होता है, आपको पता है। और क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं अपने पास 6। मैंने कुछ इसको ऐसा बनाया, ठीक है। यहां ये कह रहा है हमें इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। सारे के सारे फेस कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप्ड के होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, सबको बताइए। तो लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब इज गिवन बाय L, यानी लेंथ of as is equal of the edges of cube। अब क्यूब में टोटल एजेस कितने होते हैं। मान लिया मेरे पास ये डस्टर है और डस्टर को ये मान के चलता हूं कि ये क्यूब शेप का, बट है रियलिटी में ये क्यूबॉइड। हमें तो नंबर ऑफ एजेस काउंट करनी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओवरऑल 12। अदरवाइज जिस रूम में आप बैठो उस रूम में भी काउंट कर लो, भले करने चाहो तो आप लोग। 4 तो टॉप में जाएगी, 4 साइड्स, 4 बॉटम में, 4 4 8, और 4 ये आपकी हाइट्स, यानी हो गया आपके 12। तो ये हो गया आपका 12। साइड्स कितनी है अपनी L, तो बन गया 12L। 12L बन गया। सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। साइड्स कैसे बनी थी वो बता दी मैंने आपको विद एग्जांपल। नेक्स्ट कह रहा था डायमीटर ऑफ ए सर्किल। हमें ये पता है कि सर्किल ये बना रखा है मैंने एक, ये उसका सेंटर पॉइंट। अगर सेंटर पॉइंट को सर्कमफ्रेंस से मिला देता हूं, दैट इज नोन एज रेडियस R। अगर मैं इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर दूं या फिर मैं यूं ज्वाइन कर दूं, देखो आपके लिए
तो ये O दे दिया, ये मान लिया A दिया मैंने, यहां लिखा B, यहां लिखा मैंने C। तो जितना OA उतना ही OC उतना ही OB। क्यों? क्योंकि एक सर्किल की लेंथ ऑफ रेडियस जो होती है वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। एक ही सर्किल के लिए उसकी सारी रेडियस आपस में इक्वल है, और एक ही सर्किल के लिए उसके सारे डायामीटर्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमें ये पता है कि डायामीटर की अगर मैं बात करूं तो यहां इस कंडीशन में सरकमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स है B और C। अगर मैं डायामीटर के लिए बात करूं तो अगर दोनों पॉइंट्स BC को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो वो बनता है अपना डायामीटर। अब मैं अगर BC की बात करूं तो BC किससे मिलके बनता है? देखो OC और OB, OC प्लस OB के इक्वल है। OC और OB क्या थी? अपनी रेडियस थी, और रेडियस को हमने क्या लेट किया था? R, है ना? तो अगर मैं इस OC को भी R लिखता हूं और इस OB को भी R लिखता हूं तो R और R मिलके बनते हैं मेरे 2R। R और R टुगेदर मिलके कितने बनते हैं? 2R मिलते हैं। इट मींस डायामीटर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरे 2R के इक्वल हो जाएगा। अगर डायामीटर को क्या लिखा जाए यहाँ पर? BC, और BC किसको डिनोट करता है? OB और OC के सम को। OB भी मेरी R थी, OC भी मेरी R थी, तो R और R टुगेदर 2R बन जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं अपनी। टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। हमारे पास देखो 3 नंबर्स गिवन है, 14, 27 एंड 13। ये 3 नंबर्स गिवन है। वी कैन हैव 2 वेज। हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका कह रहा है कि हम पहले 14 में 27 को ऐड करेंगे, फिर 13 ऐड कर देंगे। ये हो गया 141 प्लस 13, इट गिव्स 54। ठीक है, ये कह रहा है इसका सेकंड वे हमें कि बी में हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऐड? कि मान लिया मैंने पहले 14 का 14 रखा और 27 में पहले 13 ऐड कर दिया, तो ये बना 14 प्लस 40, इट गिव्स 54। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया। आगे पूछा है दिस